चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। खूबसूरत वादियों में बोल बम का जय घोष है। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और संकरे मार्ग के बावजूद भक्तों का जोश हाय है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई घोड़े, खच्चर, डोली का सहारा लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहा है। इस बीच सब भक्तों में उत्साह भरपूर है। हर किसी की आंखों में बस बाबा बर्फानी के मिलन की आशा है। हजारों हजार साल से भोले के भक्त बाबा बर्फानी के स्वयंभू स्वरूप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और बाबा अपने भक्तों को भव्य दिव्य दर्शन देकर उनकी यात्रा को सफल बनाते हैं। भोले बम बम भोले, बम बम भोले, बाबा की जय। भक्ति की राह कतई आसान नहीं है। मुश्किल रास्ते हैं, कठिन साधना है और संयम की कठिनतम परीक्षा है, और तब जाकर बाबा के दर्शन का ये सुख है। बाबा की जय। अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने के बाद बाबा की एक झलक पाने के लिए शिव भक्तों की कतारें लग गई हैं। जिस अमरनाथ यात्रा का अभी तक इंतजार और इंतजाम हो रहा था, उस यात्रा के शुभारंभ का ये सबसे शुभ मुहूर्त है। बाबा बर्फानी तक पहुंचने की ये साधना किसी तपस्या से कम नहीं है। ये यात्रा आत्मबल मांगती है। ये यात्रा पग पग पर चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए बिना किसी अवरोध की परवाह किए बस इसी तरह चले जाते हैं। आधी यात्रा हमने पूरी कर ली है और इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो खच्चर के जरिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीच बीच रास्ते में जो बालटाल से कठिन रास्ता ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये लोग बम बम बोले का नारा लगाते हुए यहाँ से जयकारा लगातार लगा रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ऐसे ही रास्ता इनका कटता जाएगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इन रास्तों में पूजा जिस तरीके से हमने देखा कि कई जगहों पर प्राकृतिक दिक्कत भी है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ पर कई दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए पूजा की ऐसे झरने भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जिनको कि ले करके लोग जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं इन झरनों के आसपास तस्वीरें भी खिंचाते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है अब बराड़ी टॉप से आगे संगम की तरफ जो जाता है वहां की तरफ पहुंच रहे हैं और बहुत सारे साधु, महात्मा, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, वो तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके अंदर एक तरीके का उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। इस बार पहले के मुकाबले अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। उन जगहों पर रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है जहां रास्ता थोड़ा मुश्किल है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं उनको इन पहाड़ों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी वजह से अलग अलग स्थानों पर जो है माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है। आप देखिए कि ये बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर माउंटेन रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि SDRF की टीम है जम्मू कश्मीर की, वो लगी हुई है। इसके साथ साथ जो है दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज NDRF और जो SSB, जो ITBP, इन तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है वो यहाँ पर
माउंटेन रेस्क्यू टीम लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये माउंटेन पर यहाँ पर अगर कोई फंसता है तो उसको बचाने के लिए वेल इक्विप्ड है। इनके पास वो तमाम यंत्र मौजूद हैं जिसके जरिए ये पहाड़ों में नीचे उतर भी सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी इनके द्वारा दिया जाता है। बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही उसी तरीके की सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। आप देखिए कि जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो भी तैनात हैं, इनके साथ रोप भी मौजूद है। अगर पहाड़ों में कोई नीचे की तरफ चला जाता है या खिसक जाता है तो उसको इस रोप के जरिए क्लाइंब ये लोग करते हैं और उस व्यक्ति को बचाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है जिससे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो इन रास्तों में, क्योंकि ये रास्ते जो हैं वो काफी खतरनाक हैं। उसके बावजूद भी भक्तों में इस वक्त काफी जो है जोश है और आप देखिए कि पालकी के जरिए, घोड़े के जरिए, इसके साथ साथ जो है पैदल मार्च करते हुए लोग जो है अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहां लगातार इनको सुविधाएं दी जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ भक्तों में इस बार बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा का आज पहला दिन है और समझिए इस पवित्र गुफा के आसपास आस्था का अमृत कैसे बरस रहा है। पिछले साल 5 लाख लोग यहाँ पहुँचे थे और इस बार अब तक 3 लाख से ज्यादा यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे इसके लिए पवित्र गुफा के पास किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। पहला दिन जो है ये दर्शन का यहाँ पर है और आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये अमरनाथ घाटी है और यहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त अमृत तो बरस रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरी व्यवस्था जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बड़े स्तर पर किया गया है। श्राइन बोर्ड यहाँ पर लोगों को जहाँ ये कहा जा रहा है कि लोग इस जगह पर रुकेंगे नहीं, दर्शन करने के बाद वो सीधे जहाँ पर बेस कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर रुकेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर भी लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों से आकर के जो लोग हैं यहाँ पर निःशुल्क लंगर लगा करके रखे हुए हैं जहाँ पर खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद नीचे जो बालटाल बेस कैंप और पहलगाम बेस कैंप वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। कहते हैं बाबा के दर पर वही पहुँच पाता है जिसे बाबा बर्फानी बुलाते हैं। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन हजारों श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। भक्तों के लिए ये उनकी कामना के पूर्ण होने की घड़ी है। अमरनाथ यात्रा रूट से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। मानसून के बादल लगातार बरस रहे, ऐसे में खासकर उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा पर थोड़ा बहुत असर भी पड़ा है। हालांकि जो तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से आई हैं उन्हें देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि मौसम की तमाम चुनौतियों से यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी बाखूबी निपट रही है। और यही नहीं, सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पहुँचने वाले रास्ते में मौसमी दिक्कतें तो कम नहीं है, ऐसे में यहाँ भी प्रशासनिक अमला यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में लगातार जुटा हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दर पर श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़। अभी तक लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करना। आस्था से भरी ये तस्वीरें उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के उत्साह को दर्शा रही हैं। मॉनसून भले ही राज्य में अपना असर जोरदार दिखा रहा है, लेकिन अभी तक 11 लाख श्रद्धालुओं का उत्साह के साथ अकेले बद्रीनाथ धाम पहुंचना मॉनसूनी बादलों के तेवरों को कम करने के लिए काफी है। बेशक चारधाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड जैसी दूसरी परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक मशीनरी भी इन चुनौतियों से निपटते हुए चारधाम यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दे रही है। जो भी सड़कें बाधित हो रही हैं उनको तुरंत एजेंसीज के द्वारा खोला जा रहा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जब भी कहीं मेजर स्लाइड आता है तो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका भी जा रहा है और जब मार्ग सुचारू सुगम हो रहा है तभी यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। जहां बद्रीनाथ धाम में हर दिन 8 से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं,
वहीं 4 मई से अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भले ही हेमकुंड साहिब की यात्रा चारधाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिखों के इस पवित्र स्थल पर हर साल पूरे जोश और आस्था के साथ दर्शन करने के लिए तीर्थयात्री पहुंचते हैं। फिलहाल मॉनसूनी सीजन में मौसम यहाँ सुहाना बना है। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच गुरुद्वारा और सरोवर की खूबसूरती यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को आनंदित कर रही है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में रोजाना लगभग 2000 श्रद्धालु आकर मत्था टेक रहे हैं और अब तक 1,90,000 श्रद्धालु पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का दर्शन कर चुके हैं। मौसम की दुश्वारियां अलग हैं और बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना उनके उत्साह, आस्था और भक्ति की अनुपम तस्वीर पेश कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आस्था के उस धाम की जहां भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो चलिए आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां दुनिया का एकमात्र देवगुरु बृहस्पति मंदिर मौजूद है। और देखिए, इस मंदिर का निर्माण साल 2009 में किया गया था और जब से ये मंदिर भक्तों के लिए खुला है, दिनों दिन यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन पूजन करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव का असर खत्म हो जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां देवगुरु बृहस्पति की आराधना की जाती है। जयपुर के दुर्गापुर इलाके में मौजूद ये मंदिर देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। खास बात यह है कि इस मंदिर में देवगुरु बृहस्पति 5.25 फीट ऊंची प्रतिमा के स्वरूप में विराजमान है। बृहस्पति को नवग्रहों में प्रमुख स्थान प्राप्त है और उन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में देवगुरु बृहस्पति की आराधना करता है, उसे शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार समेत जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति का हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा, संतान, विवाह, राजयोग और धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। इनके बिना ऐसा मानते हैं कि इनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जो इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की मान्यता जितनी फलदायी है, उतनी ही इस मंदिर को बनाने के पीछे की कहानी भी रोचक है। मंदिर के पुजारी महंत नरेंद्र शर्मा बताते हैं कि एक बार उनके सपने में देवगुरु बृहस्पति आए थे और उन्हें मंदिर बनवाने की आज्ञा दी थी। इसके बाद उन्होंने महज 45 दिन के अंदर ही देश और दुनिया का एकमात्र देवगुरु बृहस्पति के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा किया, जिसे 7 जुलाई 2009 को भक्तों के लिए खोल दिया गया था। बृहस्पति धाम की स्थापना आज से 16 साल पहले 7 जुलाई 2009 को बृहस्पति की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना के बाद से ही हर साल इसका सौंदर्यकरण होता रहा है। इस धाम की भव्यता और दिव्यता की बात ही निराली है। शायद यही वजह है कि यहाँ हर रोज दूर दूर से श्रद्धालु अपने आराध्य देवगुरु बृहस्पति के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। संपूर्ण भारत वर्ष से लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के, और जब वो आते हैं तो काफ़ी उनके चेहरों पे एक सिकन सी रहती है, लेकिन वो जब जाते हैं बाद में मिलते हैं तो एक ऐसा महसूस होता है कि वो काफ़ी राहत यहाँ से महसूस करते हैं। और मैंने देखा है कि इस मंदिर के अंदर जो पूजा पद्धति है वो पूर्णतः विधि विधान से होती है, और साथ ही जो गुरु बृहस्पति है, चाहे वो कुंडली में रहे हो, चाहे लोगों के नक्षत्रों में रहे हो,
चाहे लोगों की जो अन्य पीड़ाएं दूर करने की दृष्टि से रहे हो, तो काफ़ी इनका महत्व है। न सिर्फ जयपुर बल्कि दूर दूर तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवगुरु बृहस्पति के धाम में भक्तों को बजरंग बली के भी दर्शन का सौभाग्य मिलता है। बाबा की तरफ से पूरी हमारी मान्यता है, शायद दिव्याओं में जाते हैं मन्नतें पूरी होती है। कुल मिलाकर ये मंदिर हजारों लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। जहां न सिर्फ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि श्रद्धालुओं को नकारात्मक ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब कुछ खबरें ऐसी आपको बताते हैं जो जरा सी हटकर है। जी हाँ, एक कहावत है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत गुजरात के नवसारी के रहने वाले नील देसाई पर सटीक बैठती है, क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो सब कुछ अपनी मेहनत से पा लिया। यहाँ तक कि डिप्लोमा के रास्ते वो PhD भी कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन एक पड़ाव ऐसा जिसमें बार बार कोशिश करने के बाद भी वो सफलता का स्वाद नहीं चख पा रहे, वो है 12वीं की परीक्षा, जिसमें वो 26 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हार नहीं मानी। 52 साल के नील देसाई अगले साल फिर से 12वीं की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। ये हैं नील देसाई, 52 साल के हो चुके हैं। गुजरात के नवसारी में तलोद गांव के सरपंच हैं। इनके पास PhD की डिग्री है, नौकरी भी कर चुके हैं और व्यवसाय भी। लेकिन एक कसक है जो जाती नहीं, 12वीं फेल होने की। एक चाह है जो अब तक पूरी नहीं हुई, 12वीं में पास होने की। साल 1991 में पहली बार 12वीं की परीक्षा दी थी, फेल हो गए। तब से 26 बार कोशिश कर चुके, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2005 में ऐसा ऑर्डिनेंस है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से कि दोज हु आर डिप्लोमा आर एलिजिबल फॉर BSc। तो फिर मैंने FY BSc में एडमिशन लिया जब मैं 33 साल का था। फिर मैंने वहाँ से BSc ख़त्म किया, MSc भी वीर VS पटेल कॉलेज ऑफ बिलीमोरा में ख़त्म किया। फिर MSc तक यहाँ पढ़ा, 1 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया MSc करने के बाद। फिर मैंने PhD की एंट्रेंस एग्ज़ाम दी युकातरसाड़ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से पास हुआ, वहाँ से मैंने PhD ख़त्म किया। तो इन दैट केस मैं दोनों करके आगे बढ़ा। फिर मेरा छोटा सा बिजनेस था वो भी किया 2010 में। फिर 2011 में भी दी थी मैंने एग्ज़ाम, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि वो साथ में जॉब भी था, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी। पहली असफलता ने इन्हें परेशान तो किया, पर उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरी बार भी जब असफलता हाथ लगी तो अपने इंजीनियर बनने के सपने को एक और विकल्प दिया। 10वीं योग्यता के आधार पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया। बाद में इसे ही अपना प्रोफेशन भी बना लिया और फिर डिप्लोमा के आधार पर PhD तक की डिग्री हासिल की और अब सरपंच बनकर गांव का विकास भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने 12वीं की परीक्षा देनी नहीं छोड़ी। इस मामले में शायद किस्मत किनसे ठनी हुई है। सफलता हाथ नहीं लगी तो नहीं लगी, पर हार इन्होंने अब भी नहीं मानी है। डिप्लोमा में प्राधान्य दिया इसलिए थोड़ा कर नहीं पाया। लास्ट में मैंने MSc ख़त्म किया 2010 में। फिर 2011 में भी दी थी मैंने एग्ज़ाम, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि वो साथ में जॉब भी था, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी। तो अभी एक बार सोच रहा हूँ कि अगले साल 12th की एग्ज़ाम एक बार दूँ। वो जो कॉन्शियस बैठ रहता है ना दिल में कि भाई वो विमल्डन इवान लेंडल नहीं जीत पाया था, गावस्कर की कभी लॉर्ड्स पे टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं थी रेगुलर टेस्ट मैच में, तो वो थोड़ा बाइट रहता था। इसलिए मुझे अभी भी नींद से जाग जाता, ओह तू इतना भी बड़ा हो जाए 12th फेल है तू। तो वो मेरा ये चालक बल है, वो मेरा मोटिव फोर्स है कि नहीं करना है तो करना है, एक बार भी करना है। तो अगले साल सोच रहा हूँ मैं कर पाऊँ, ट्राई तो जरूर करूँगा। नील एक बार फिर से किस्मत से मुकाबले को तैयार हैं। अब वो 27वीं बार 12वीं की परीक्षा में बैठेंगे। जो भी हो, इनके हौसले और हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। ब्रिजेश दोषी, नवसारी, गुड न्यूज टुडे। आपको दिल छू लेने वाली एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। मुजफ्फरपुर में एक महिला टीचर की ट्रांसफर विदाई पर बच्चों के साथ साथ पूरा गांव रो पड़ा। और देखिए, गांव वालों ने नम आंखों से टीचर को बेटी की तरह विदा किया।
इसके लिए बाकायदा बैंड बाजों का इंतजाम भी किया गया और गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे देखकर महिला शिक्षक रेखा चौधरी की भी आंखें नम हो गईं। आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी, कुछ इस अंदाज में गांव वालों ने इस महिला टीचर को विदाई दी। एक शिक्षक का बच्चों और गांव वालों से लगाव कितना हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल मुजफ्फरपुर के आरोपुर में रेखा चौधरी पिछले 21 सालों से आदर्श मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात थी और इन 2 दशकों में रेखा चौधरी का जुड़ाव बच्चों से ऐसा हुआ कि जब उनके जाने की बारी आई तो सभी की आंखें नम हो गईं। रेखा चौधरी रिटायर नहीं हुई हैं, उनका सिर्फ तबादला हुआ है, यानी रेखा आगे भी बच्चों का भविष्य इसी तरह संवारती रहेंगी, उन्हें पढ़ाती रहेंगी। लेकिन बस फिलहाल उनका पता बदल गया है और इसी तबादले के मौके पर ग्रामीणों की ओर से रेखा चौधरी को भावुक विदाई दी गई। इसके लिए उनकी गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया और बैंड बाजे के साथ बेटी की तरह रेखा चौधरी को गांव वालों ने भावुक विदाई दी। बच्चों और गांव वालों का अपार स्नेह देखकर रेखा चौधरी की भी आंखों में आंसू भर आए। रेखा चौधरी के लिए भी ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। और इसी सच के साथ रेखा चौधरी ने आरोपुर गांव से भावुक विदाई ली। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले शगुफ्ता ये बताइए, दिल्ली से जयपुर आप बाय रोड गई हैं? बाय रोड ही गए हैं आई गेस। कितना समय लगता है अमूमन अभी हमें? अभी का नहीं मैं बता सकती, पहले का बता सकते हैं, कुछ 4+ ऑफकोर्स 4.5 घंटे के आसपास तो मिनिमम आपको लगता है जयपुर पहुंचने में, वो भी वन स्ट्रेच एट अ स्ट्रेच। अगर आप जाएं बीच में आप ना रुके बिल्कुल, तो आपको 4.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अब 3 घंटे में दिल्ली टू जयपुर 67 किलोमीटर लंबे न्यू बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। ये हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यही है गुड न्यूज। करीब 1350 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईवे पर यात्रियों को कई हाईटेक सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इसके शुरू होने से आगरा जयपुर हाईवे का ट्रैफिक लोड भी काफी कम होने की उम्मीद है। दिल्ली से जयपुर की यात्रा अब और भी सुखद और आसान हो गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अहम हिस्सा यानी 67 किलोमीटर लंबा जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन शुरू हो गया है। इस 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से जयपुर की दूरी अब केवल 3 घंटे में तय की जा सकेगी। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन के दौरान कोई भी टोल शुल्क वसूला नहीं जा रहा है। ट्रायल के दौरान अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 150 रुपए टोल लिया जाएगा। सभी इंटरचेंज पर टोल कलेक्शन पूरी तरह फास्टैग आधारित होगा, जिससे लोगों के समय की बचत होगी। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर 10 दिनों तक ट्रायल रन चलेगा। इसके साथ अब बांदीकुई से जयपुर की दूरी इस एक्सप्रेसवे से केवल 25 से 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। पहले जयपुर जाने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा तक जाना पड़ता था। एक्सप्रेसवे बन जाने से अब दौसा जाने की टेंशन खत्म हो गई है। लोग बांदीकुई के रास्ते सीधे जयपुर पहुंच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस 67 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण 1368 करोड़ की लागत से हुआ है। इस पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेसवे पर कुल 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जिन पर गाड़ियां आसानी से चढ़ और उतर सकेंगी। यातायात से जुड़ी ये सौगात जयपुर के पर्यटन के लिए भी वरदान साबित होगी। यानी दिल्ली के रास्ते लोग आसानी से जयपुर पहुंचकर पिंक सिटी की सैर कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिल्ली के भारत मंडपम में लिए चलते हैं, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले वन महोत्सव का आगाज हो चुका है। यहां अलग अलग स्टॉल्स पर इको फ्रेंडली चीजें मौजूद हैं, जो वेस्ट होने के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं। देखिए हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा की एक खास रिपोर्ट।
वन महोत्सव में 50 से ज़्यादा ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां आपको प्लास्टिक के विकल्प जो है वो मिलने वाले हैं। शुरुआत में इस स्टॉल नंबर 22 से कर रही हूँ। फॉरेस्ट कलेक्शन की आपको मैं कलेक्शन दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पर्यावरण को देखते हुए ये तमाम चीज़ें अपने स्टॉल में लेकर आए हैं, क्योंकि राखी का समय है तो राखी के समय के लिए इन्होंने राखियाँ यहाँ पे जो है वो रखी, लेकिन ये आम राखी नहीं है, ये प्लांटेबल राखी है ताकि त्योहार भी मन सके और पर्यावरण की रक्षा भी की जा सके। इस राखी को पहनने के बाद आप जो है नेक्स्ट डे या जब भी आप चाहो तो इस राखी को जो आप देख रहे हो इसके अंदर बीज है, उसको आप मिट्टी में डालकर उगा भी सकते हैं। सबसे डिफरेंट चीज़ यहाँ पर नज़र आने वाली है वो है ये प्लांटेबल कैलेंडर्स। ये आम कैलेंडर दिखने में तो लग रहे हैं, लेकिन ये अलग क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपको जो है बागवानी उपकरण मिलने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए ये कैलेंडर बनाया गया है। सपोज ये जुलाई मंथ का कैलेंडर है और जुलाई महीना इन्होंने बनाया है टमाटर के लिए। तो जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा आप इसको मिट्टी में डालिए, पानी डालिए और टमाटर उगाएगा। जी हाँ, तभी इसका नाम प्लांटेबल कैलेंडर्स है, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपको बीज मिलेंगे। अलग अलग इन्होंने यहाँ पे बीज टमाटर के लगाए हुए ताकि महीना ख़त्म होने के बाद आप का ये कैलेंडर वेस्ट ना हो, बल्कि प्लांट के रूप में जो है ये पूरा कैलेंडर जो है वो आप उगाया जा सके। अब ये कुछ ऐसे मैं आपको पेन दिखा रही हूँ, है तो काम करने के लिए पेन और पेंसिल, हालांकि आप देखेंगे आपको पेंसिल यहाँ पर नज़र आ जाएगी, लेकिन और पेन भी आपको साथ ही साथ नज़र आएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल बाद में भी किया जा सकता है। वो ऐसे क्योंकि आप इन पेंसिल की पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बीज नज़र आने वाले हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मस्टर्ड, यहाँ पे आपको नज़र आएगा टमाटर का बीज यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो बेसिल हो, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे अलग अलग सीड्स नज़र आने वाले हैं। ताकि तो मैं आपको लेकर आई हूँ एवरग्रीन नर्सरी में, जहाँ आपको सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेश के भी पौधे जो है वो दिखने वाले हैं। शुरुआत मैं करूँगी इन बॉन्साई प्लांट से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी वेराइटी जो है वो बॉन्साई की आपको दिखने वाली। मान सिंह जी हमारे साथ है। देश की तो बात हो रही है, दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन विदेशी पौधे यहाँ पर लाए गए हैं। क्या खासियत है, क्या योगदान? मैम ये जो फाइकस जो बनाया जाता है ना, इसको एक भी पेड़ को 60 से 70 साल इस टाइप का इतना पतला पेड़ को इतना मोटा बनाया गया है, इसीलिए इसको इतना घुमा के ये अजगर की तरह जैसे घुमा हुआ है। तो इसीलिए बल दिए हैं इसको, ये बनाया गया है, इसलिए इसको इतना टाइम लगता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये बॉन्साई के पौधे हैं, सारे के सारे बॉन्साई, और आप देख सकते हैं कि इसको अजगर का रूप दिया गया है। इस पौधे को अगर आप आराम से ढंग से देखना चाहोगे, क्योंकि वातावरण इसका तार खत्म हुआ है, अभी धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, पेड़ ऐसा रह जाएगा। इसको इस डिजाइन में शेप में डाला गया है इस पेड़ को। वन महोत्सव की बात हो रही है, तो वन में जितने भी आपके पशु पक्षी मिलते हैं उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें बनाई गई है। आपके पास ये सुनहरा मौका है इन पेड़ पौधों को अपने एकदम करीब से जानने का, इनको अपने घरों में लगाने का। और जिस तरीके से पर्यावरण की बात हो रही है, वन महोत्सव की जो है वो शुरुआत हुई है, आप वातावरण को भी अच्छा रख सकते हैं, और ये जब आप घर में लगाएंगे तो ये खूबसूरत भी जो है काफ़ी लगेगा और अलग से खूबसूरती जो है वो निकलेगी। तो वन महोत्सव में करीब से इन पेड़ पौधों को जान सकते हैं और यहाँ से ये पेड़ पौधे ले जा भी सकते हैं। चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरें और चाय के साथ शाम 5 बजे चाय पर चर्चा।